जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 10 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूबीपीसीएस, बीपीएससी और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, छत्तीसगढ़ पीएससी, हरियाणा पीएससी, मतलब किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वही टॉपिक्स हम लोग कवर कराते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ज्ञान सर है और उनका ये पेड कोर्स है। स्पेशल पेड कोर्स दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करवाई जा रही है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले। आपको पता लग जाएगा कि मेंस की कॉपी, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की मेंस की कॉपी जो है वो ज्ञान सर वहां पर प्रोवाइड जो है वो कराते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगता है कि हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर। फिर हरियाणा, राजस्थान सीजीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच है और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आज के टॉपिक्स हैं, जिनको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोग के थोड़े से कमेंट्स देख लेता हूँ। काजल, वेरी गुड आंसर आपने जो है वो दिया है। सर ये H5N1 में क्या नोट्स जो है वो बनाऊं? दिवांशी, H5 देखो, इसमें नोट्स क्या है, बर्ड फ्लू से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। कंसर्न, चिंताएं कि आज की डेट में जो है वो कितनी बड़ी चिंता हम लोग को जो है वो एविएशन इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड देखने को मिल रहा है ना? तो जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ वहां पर मेंशन करो। राइट, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको बताया H5N1 जो है वो आपको जो है पता होना चाहिए कि क्या है। राइट, एवियन इन्फ्लुएंजा का रिस्क जो है वो कितना बड़ा है, उससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स। वैसे ये सब चीज़ें याद रखने वाली, मतलब नोट्स बनाने वाली नहीं है, ये दिमाग में रखने वाली है। बट हाँ, नोट्स इससे रिलेटेड जरूर जो है वो बनाना है। जैसे कि हमने मेरे ख्याल से इस टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में जो है वो काफी सारी प्रजातियां जो है वो इसका शिकार जो है वो बन गई हैं। यस, याद आ रहा है? यही टॉपिक था मेरे ख्याल से एवियन इन्फ्लुएंजा का। तो जो शिकार बनी है प्रजातियां, उनके नाम मेंशन कर लो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा ही आएगा। और अभी तो ये हलचल मचने वाली है भाई बर्ड फ्लू से रिलेटेड आने वाले समय में। ये बर्ड फ्लू जो है वो होना हो, दूसरी महामारी ना बन जाए। क्योंकि आज की डेट में देखो महाराष्ट्र वगैरह में कितने केसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ह्यूमन में जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सब जूनोटिक जो वायरसेस हैं बड़े खतरनाक होते हैं। अभी तक सिर्फ बर्ड्स को इन्फेक्ट करते थे, अब धीरे धीरे करके दूसरे मैमल्स, मरीन स्पीसीज को भी, ह्यूमंस को भी जो है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत कंसर्न, बहुत चिंता वाली बात है। वेरी गुड गोल्डी। आयुषी, वेरी गुड। कोई अच्छा आयुषी, अब मेरे ख्याल से आपकी हेल्थ ठीक हो ही होगी, तो अब बिल्कुल रेगुलरिटी जो है मेंटेन करो, है ना? देखो यार, देखो हेल्थ कितनी खराब हो रही थी कि बिल्कुल मतलब बेहोशी हो गए थे क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लगता है। देखो कई बार, देखो मैं भी आपसे कई बार ऐसी चीजें बोलता हूँ, आप बोलोगे अरे यार सर आप क्या जानोगे, जब आप पे बीतेगी तो पता लगेगा। हाँ यार, ये बात भी सही है। कई बार जब बॉडी ठीक नहीं रहती है ना, तो कुछ करने का मन भी नहीं करता, इंसान चिड़चिड़ा सा हो जाता है। बट द पॉइंट इज दैट यार, अभी आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो आपके एम, आपके गोल पर होना चाहिए कि भाई मुझे 2026 में या 2025 में या 2027 में, जो भी आपका गोल है, कि मुझे एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करना है किसी भी कीमत में। तो इसलिए स्किप मत किया करो, ट्राई किया करो, सिर्फ ईयरफोन से वो लगा के सुन लिया करो लेक्चर को, है ना? भले ही कमेंट्स मत करो, है ना, अगर हेल्थ ज्यादा ही खराब है। बट अगर बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, परफेक्ट हो, तो कमेंट जरूर किया करो, जो क्वेश्चन पूछता हूँ उससे रिलेटेड, जो भी आपको डाउट है उससे रिलेटेड। हाँ गोल्डी, अभी बिल्कुल बहुत सही है। अभी चिकन वगैरह सभी लोग खाना जो है अवॉइड करो जो नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि अभी बहुत दिक्कतें जो है वो चल रही है। उसकी जगह दूसरे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है ही नॉन वेजिटेरियन में, तो उसको आप यूज कर सकते हो। बट चिकन अभी अवॉइड करो यार कुछ समय के लिए, जब तक चीजें सही नहीं होती। वेरी गुड पायल भारती। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ नहीं है। चलो अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपको रूल्स पता ही हैं कि पेन और पेपर लेकर आपको बैठना है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी न्यूज के दौरान वो मैं आपको जो बताऊंगा वही नोट डाउन करनी है, क्योंकि वो चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो एग्जामिनेशन में आने की उसकी काफी ज्यादा संभावना है। तो हम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक का टाइटल है पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रेगुलेशन। ये जो प्रोसेस फूड है, आपको पता है कि उसके कारण कितनी हालत खराब हो रही है। ये डीप फ्राई वाली जो फ्रेंच फ्राइज होती हैं, है ना, टेस्टी तो लगती हैं बट दिक्कतें जो है वो बढ़ती जाती हैं इनसे रिलेटेड।
तो हम जो है वो इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड रेगुलेशन के बारे में। ये टॉपिक सिर्फ हमारी डेली लाइफ से ही नहीं बल्कि भारत की हेल्थ पॉलिसीज और फ्यूचर डेवलपमेंट से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। गाइज, इसका सिग्निफिकेंस आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स मेंस दोनों में है, तो ध्यान से जो है वो सुनिएगा। तो पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स क्या बदलाव आ रहा है, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 और यूनियन बजट 2025-26 ने हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स पे फोकस किया है, सभी लोग जानते हैं आप। इसमें अल्ट्रा प्रोसेस फूड को टारगेट किया गया है। याद रखना, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट में अल्ट्रा प्रोसेस फूड को जो है वो टारगेट किया गया है। ठीक है, अभी के लिए ये ध्यान में रखना है कि मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड को टारगेट किया गया है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड की कंजम्पशन भारत में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मोटापा यानी कि ओबेसिटी, डायबिटीज और कैंसर जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क बढ़ रहा है। सरकार ने प्रपोज किया है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे हेल्थ टैक्स लगाए जाएं, लेबलिंग और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा चाहो तो लिख सकते हो कि सरकार आज की डेट में जो है वो इस प्रकार के अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे जो है वो हेल्थ टैक्स लगाने की बात कर रही है। और बिल्कुल उसके पैकेट जो होते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड के, उसमें क्लियरली मेंशन्ड हो इसके नुकसान के बारे में, और कोई मिसलीड ना करे अपने एडवर्टीजमेंट के जरिए अल्ट्रा प्रोसेस फूड को, यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड को खाने के लिए मिसलीड ना करे जनता को। अब इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए एलोकेट किया गया है, जो टोटल बजट का 1.97% है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी कभी स्टेट पीएससी जो है वो पूछ लेती है कि देखो इतना ज्यादा अमाउंट यानी कि टोटल बजट का लगभग 2% के आसपास हम इस चीज के लिए एलोकेट कर रहे हैं, लोगों को जो है वो उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए एक प्रकार से, क्योंकि आज की डेट में लोगों की लाइफस्टाइल में ये पूरे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। मैं अपनी ही बात करूं तो मैं बहुत फूडी हूं, मुझे ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। राइट। और वो बोलते हैं ना कि आपके जो टंग जो है वो आपकी, मतलब उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते खाने में। हालांकि अपन तो बोलने में भी कंट्रोल नहीं रखते बट खाने की भी बात है। तो यस, कि वो थोड़े टेस्ट बर्ड्स जो है मेरे पास ज्यादा है कुछ, तो अपन को जो है वो न्यूट्रिशन से ज्यादा टेस्ट सही होता है। और इन सब अल्ट्रा प्रोसेस फूड में आया है क्या टेस्ट लगता है। फ्रेंच फ्राइज खाओ, ग्रिल्ड सैंडविच खाओ, उसके अंदर भी फ्रेंच फ्राइज रहते हैं, उसके अंदर भी ना जाने कितने प्रोसेस फूड रहते हैं, है ना। तो बट ये सब चीजें काफी नुकसान जो है वो पहुंचाती। फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, है ना। आपने पता होगा फैटी लीवर से लोग जो है वो परेशान हैं, और एसिडिटी से परेशान है ना। उनका पेट जो है वो खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। ये पूरी चीजें इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। लिवर खराब हो जाता है ना। तो ये सब चीजें, 200 नए डे केयर कैंसर सेंटर इस्टेब्लिश करने का भी टारगेट रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और ये कहा जा रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी आ जाएगी 2026 तक। ये फैक्ट भी आप लिख लो। सिर्फ इतने फैक्ट आपको इस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। अब जो बता रहा हूं वो सिर्फ ध्यान से सुनो। तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड का इशू इतना सीरियस क्यों है? तो देखो, सबसे पहले तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड का मतलब है ऐसा खाना जो इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर इन सब से भरे होते हैं। ये सब केमिकल्स घर के खाने में नहीं होते। घर का बोलते हैं ना कि घर का खाना खाओ, बड़े लोग बोलते हैं घर का खाना खाओ, अपन बोलते हैं अबे यार नहीं खाना, घर का खाना सड़ा लगता है। बट एक्चुअल में घर का खाना पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है। और यही सरकार सभी जनता को समझाने की कोशिश कर रही है। इवन आप लोग गाइज, मैं आप लोग को स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, आप लोग जो है वो अपने न्यूट्रिशियस फूड इनटेक करना शुरू करो। आपने कहीं पे शायद सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आप खाते हो ना वैसा आपका ब्रेन बनता है। तो ट्राई किया करो कि अपनी बॉडी एक बैलेंस डाइट मेंटेन करने की, जो आपका जैसे, क्योंकि आज आज की डेट में मेरे ख्याल से ज्यादा आपका फिजिकल वर्कआउट नहीं हो पाता होगा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती होगी। तो उसके लिए ट्राई किया करो कि अपने कैलोरी जो है 1800 से 2000 तक की आप कैलोरीज जो है वो इंटेक करो। राइट, उतना ठीक रहता है। उस कैलोरीज में भी आप फोकस करो कि विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें बैलेंस्ड रहे। काफी सारी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो अपने पूरे डेटा को फ्री में, है ना।
जैसे मैं यूज करता हूँ हेल्थीफाई मी, मैं किसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट? क्योंकि अब कैसे कर सकता हूँ भाई, ये प्लेटफॉर्म जो है वो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात, मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको सिर्फ बताना चीज़ है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दी है, इसके अलावा जो भी तमाम चीज़ें हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो मैं हेल्थीफाई मी करके एक अच्छी एप्लीकेशन है, जिसमें आपको ऑप्शन रहते हैं कि आप जो भी खा रहे हो वहां पे ऐड कर दो, है ना? तो ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीने का, क्योंकि ये भी एक प्रकार का डिसिप्लिन। आप अपनी लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन की शुरुआत अगर अपनी बॉडी से करोगे तो और बेहतर तरीके से आपको मतलब सक्सेसफुल बनने में आसानी होगी, है ना? तो ट्राई करो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की, क्योंकि आज की डेट में जो चीज आप चेंज करोगे तभी तो फ्यूचर वैसा बनेगा जैसा आप चाहते हो। मैंने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देखा था विराट कोहली का, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो। अभी अभी रिसेंट पास किया इंटरव्यू नहीं था, बेसिकली एक कॉन्वर्जेशन थी। किसी ने विराट कोहली से जो है पूछा, अच्छा ये विवेक बिंद्रा वाले मैंने एपिसोड में जो है वो देखा था, वो एक्सप्लेन कर रहे थे। किसी ने विराट कोहली से जो है वो पूछा था कि भाई तुम्हारी लाइफस्टाइल मस्त है यार, बीवी भी तुम्हारी बिल्कुल खूबसूरत अनुष्का है, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाता है यार, दुनिया तुम्हारे पीछे घूमती रहती है बेहतरीन है यार, इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी दौलत। अश्नीर ग्रोवर आपको याद हो तो एक बार उसने बोला था कि विराट कोहली जितनी फीस चार्ज करता है उतनी फीस में मैं 11 प्लेयर्स को ले आया था। 11 या 7 ऐसे कुछ प्लेयर्स थे, सोचो आप, कि एक तरफ विराट कोहली की फीस और एक तरफ वो, तो वजन देख रहे हो विराट कोहली का कितना है आज की डेट में। विराट कोहली ने बोला कि यार बहुत इजी है बॉस, बड़ा इजी है ये सब अचीव करना। मैंने मैं छोले भटूरे साल में एक बार खाता हूँ, वो राम के छोले भटूरे जो फेमस है राजौरी गार्डन में, दिल्ली के। मतलब मैं साल में बस एक बार खाता हूँ, और खाने के बाद मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा वर्कआउट करता हूँ। रोज सुबह जो है वो 4 बजे उठकर, मतलब एक्चुअली हुआ ये था, उसने एक दिन अपनी बॉडी देखी, उसने बोला कि यार नहीं यार, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। तब से उसने रोज सुबह 4 बजे उठकर जो है वो एक्सट्रीम वर्कआउट करना शुरू किया, पसीना बहाना शुरू किया है। तो द पॉइंट इज दैट आज की डेट में हम, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज की डेट में आप जिस पोजीशन पर हो वो इसलिए हो क्योंकि पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज आप यहां तक पहुंचे हो। तो अगर आपको आगे जाना है तो आपको आज कुछ करना पड़ेगा डेली, जिससे कि आप आगे जा सको। तो यू हैव टू डू फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। डिसिप्लिन बनाओ कि मुझे इतने घंटे अपनी पढ़ाई को देना है। डिसिप्लिन बनाओ कि मुझे फालतू लोगों से नहीं मिलना। जो जो लोग आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते उनको रखो ही मत अपनी जिंदगी में। क्या जरूरत है भाई? जिस दिन आईएएस आईपीएस ऑफिसर का टैग लग जाएगा ना नाम के आगे, एसडीएम डीएसपी जो भी आप चाहते हो, उस दिन जितनों को ठुकराया होगा ना, वही लोग आपके पास आ जाएंगे, बोलेंगे अरे वाह यार, ये तो मेरा दोस्त है। दूर से बोलेंगे, दूसरों को बताएंगे, अरे तुम जान तो कभी आपकी बुराई करने की सोच ही नहीं सकते, बल्कि और स्टाइल में बोलेंगे, अरे मेरा दोस्त है यार, मेरा बैचमेट डीएसपी है आज की डेट में। समझ रहे हो? तो इफ यू हैव टू अचीव दैट, आज की डेट में कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं, आज की डेट में डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना, इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट इज अ डिसिप्लिन। सक्सेसफुल बनना है तो आज अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। स्टार्ट फ्रॉम फूड इटसेल्फ। करो खाने से स्टार्ट, आप देखना आपको खुद 2-3 दिन में मजा आएगा। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखोगे कि हाँ यार सर आपने सही बोला, हमने तो खाने पे थोड़ा सा डिसिप्लिन क्या लेके आए, बॉडी भी इंप्रूव हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। आप देखना, खुद ब खुद देखना। और जो लोग करते हैं इस चीज पे फोकस, तो आपको पता है कि इस चीज का मजा कुछ और है। नेक्स्ट, भारत में अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का मार्केट बहुत तेज ग्रो हो रहा है। 2011 से 2021 के बीच 13.7% CAGR से ग्रोथ दिख रही है। एनुअल ग्रोथ रेट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये वो है कि हर साल सोचो आप 10 से 13% की ग्रोथ हो रही है भाई इन प्रोसेस फूड में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ये प्रोसेस फूड का इंटेक कर रहे हैं। गांव क्षेत्रों में परिवार जो है वो अपने फूड बजट का 9.6% अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स पे खर्च करती हैं, और अर्बन फैमिलीज जो है वो 10.6% तक स्पेंड कर रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड में। आप सोचिए कि कितनी तेजी से जो है वो गांव क्षेत्रों के अंदर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड पे कितना ज्यादा खर्चा जो है वो हो रहा है, जिसके बारे में हालांकि पहले भी हम लोग जो है वो कवर जो है वो कर चुके हैं।
तो ये प्रोसेस फूड गाइस डायबिटीज, ओबेसिटी सॉरी, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। अब आगे की चर्चा करें तो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्लियर डेफिनेशन और लेबलिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए कहा है कि भाई तैयार करो अपने डिपार्टमेंट से कि भाई आप तैयार करो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स और उस स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो करवाया जाए। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि हेल्थ स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस इंश्योर हो। एग्रेसिव मार्केटिंग जो बच्चों और युवा जनरेशन को टारगेट करती है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इसके अलावा हायर टैक्सेशन इंपोज करने की बात चल रही है जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पर इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाए ताकि लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड के नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट से अवेयर हो सकें। तो आपको कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं, जैसे कि ब्राजील, कनाडा, चिले, फ्रांस, मैक्सिको, इजराइल, यूके, ऐसी कंट्रीज ने न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल NPM का उपयोग करके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की लेबलिंग और मार्केटिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। डेनमार्क ने 2011 में सैचुरेटेड फैट पर टैक्स लगा दिया था और मैक्सिको ने शुगरी ड्रिंक्स या जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड्स इन पर हैवी टैक्स इंपोज किए थे। इंडिया में भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड पर खर्चा जो है वो 2006 में 900 मिलियन US डॉलर था, जो 2019 में 37.9 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया है, जो बताता है कि अर्जेंट हस्तक्षेप करने की अब आवश्यकता है। तो ये सब आंकड़े और ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं जो दिमाग में रहेंगी आपके। और आप बोलोगे नहीं सर भूल जाएंगे, हम तो लिख लेते हैं। तो भाई देखो वो आपकी मर्जी, बट मुझे अगर 2 महीने तक फॉलो कर लोगे तो ये पूरी चीज अब दिमाग में चलना शुरू हो जाएंगी। अब कैंसर केयर फैसिलिटीज की बात करें तो आपको मैंने लिखवाई दिया 200 डे केयर कैंसर सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें कीमोथेरेपी और दूसरे ट्रीटमेंट्स बिना हॉस्पिटलाइजेशन के दिए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल कराने का टारगेट 2025 तक अचीव 26 तक सॉरी अचीव करने का है, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस के बिना लोगों के लिए फ्री मेडिसिन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फिर PM आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, PM अभीम अभीम जिसको हम लोग बोल रहे हैं PM अभीम, इसके अंडर 4,200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जिसमें 3 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल ट्रेन किए जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज जो है वो लिख लेना। PM अभीम से रिलेटेड प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसमें बेसिकली टारगेट जो है वो किया जा रहा है कि 3 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो है वो हर साल ट्रेन करने की बात हो रही है। ठीक है। अब चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है ही नहीं। पेशेंट्स अभी भी एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट की कमी है जो छोटी जगहों पे प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करते। भारत में हर 9 लोगों में से एक को कैंसर होने की संभावना होती है, जो अर्जेंट इंटरवेंशन की डिमांड भी करता है। ये लिख लो, 1 in 9 पीपल इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप कैंसर। 9 में से 1 लोग को कैंसर होने की संभावना है भारत के अंदर, लिख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखो यार, प्रीलिम्स में क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स के बारे में कि क्या होते हैं, ये आपको पता ही लग गया। दूसरा, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल मॉडल्स किस कंट्री से एसोसिएटेड है, तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे यूके वगैरह, है ना। वो वैसे आएगा नहीं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड का भारत के हेल्थ इंडिकेटर्स पे क्या इंपैक्ट है, ऐसे क्वेश्चंस भी हालांकि स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ने कौन से हेल्थ रिफॉर्म्स रिकमेंड किए हैं, उसमें ये चीज आ सकती है। FSSAI की लेबलिंग रेगुलेशन के बारे में कौन से नए प्रपोजल्स आए हैं, तो जैसे कि इससे अल्ट्रा प्रोसेस फूड से रिलेटेड आ गया है ना। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मेंस में भी। जैसे कि भारत में अल्ट्रा प्रोसेस फूड की ग्रोइंग कंजम्पशन के कारण और इसका हेल्थ इंप्लीकेशन डिस्कस कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। अल्ट्रा प्रोसेस फूड और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच क्या संबंध है ना, तो उसको ग्लोबल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। अब ये आप लिख लो भाई, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम, सिर्फ स्कीम के नाम लिखो।
1 करोड़ गिग वर्कर्स को कवर करने के लिए फोकस किया गया। मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ ये गिग वर्कर्स कौन होते हैं, किनको जो है वो गिग वर्कर्स कहा जाता है, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। फिर इन्होंने फार्मास्यूटिकल रिसर्च और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में अच्छा खासा पैसा लगाया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये लिख लो। हील इन इंडिया इनिशिएटिव, ये लिख लो। तो जितनी चीज मैंने ये लास्ट में बताई है, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और हील इन इंडिया इनिशिएटिव, आपका आज का टास्क है कि इन चारों चीजों को आपको जो है वो कवर करना है। यानी कि सिंपली विकिपीडिया पे डालो और उसको एक बार जो है वो उसके फर्स्ट पैराग्राफ को रीड कर लो, दैट्स इट। उससे रिलेटेड नोट्स मत बनाना, क्योंकि ये सब चीजें आती रहती हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हमने जो बात करी भारत की पब्लिक हेल्थ के एक नए फेस के बारे में, जिसमें न्यूट्रिशन और हेल्थ पॉलिसीज को सीरियस तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक है, वो भी वर्क प्लेस की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो भी अक्सर न्यूज में आता रहता है। तो आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इस टॉपिक में नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले इस टॉपिक को जो है वो कवर कर चुके हैं, 15-20 दिन पहले भी, आपको शायद याद हो तो इस प्रकार का टॉपिक आया था। तो हम, मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से बस सुनो। तो देखो यार, एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरी इकोनॉमी पर इंपैक्ट डाल सकता है। वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक। तो गाइज, इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने यह हाईलाइट किया है कि वर्क प्लेस कल्चर, वर्किंग आवर्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो ना सिर्फ उसकी एफिशिएंसी कम होती है, बल्कि पूरी इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान होता है। तो आओ, इस टॉपिक को मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में, बट आपको बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनना है बस। और ये आपको पता होना चाहिए, हाँ भाई, सरकार आज की डेट में मेंटल हेल्थ पर फोकस जो है वो कर रही है, इससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये बात नेचुरल है और आप लोग पर भी अप्लाई होती है। मैं क्यों बोलता हूं आपको कि फालतू लोगों को अपनी दुनिया से हटा दो? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद नोटिस करना कि कभी किसी के से आपसे कोई बेजरमन की बात पे बहस हो जाए, किसी से भी, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी, है ना, रूम पार्टनर हो, है ना, फैमिली में पेरेंट्स हो। अब देखो, फालतू लोग में मतलब पेरेंट्स नहीं आते हैं, मैंने आपको बोला फालतू लोग को दूर कर दो, बट हाँ, थोड़ी बातचीत कम कर दो, हॉट टॉपिक पर डिस्कशन कैंसिल कर दो। आपको गलत ठहराया जा रहा है, चुप हो जाओ, नीचे मुंडी करके कि हाँ ठीक है भाई। सुनाया जा रहा है जानबूझ के, होता है कई बार, पेरेंट्स जानबूझ के भी सुनाते हैं, बत्ती देते मेजरन की, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, बहस मत करो बस, क्योंकि बहस करोगे चीजें बढ़ेगी। मैं चाह रहा हूं कि आपका दिमाग फालतू चीजों के बारे में ना सोचे। कई बार ऐसा होगा कि आप पढ़ने बैठोगे, दिमाग पे चल रही होगी चीजें कि यार उसने साले ने बोल कैसे दिया मुझे ये, उसकी इतनी औकात, रुक जाओ, बताती हूँ, बताता हूँ मैं, अभी बनने दो मुझे आईएएस। इसमें बताऊँ क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ये, आप प्रोडक्टिव काम ही नहीं कर पा रहे। बोलो हाँ या ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? या कई बार किसी चीज को लेकर आप उदास हो जाते हो, कोई घटना को लेकर, तो आप हमेशा नोटिस करना, आप ये घटनाएं इनवाइट खुद करते हो, बट अगर कनेक्शन ही काट दो, तो ये घटना क्या आपके पास आ पाएंगी? नहीं आ पाएंगी, कभी नहीं। तो इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, अपने आप को आइसोलेट रखो अभी के लिए, क्योंकि दिस इज द गेम ऑफ सिविल सर्विसेज, है ना। क्योंकि इस गेम में आपको जो है वो बाहर मार्केट में तो घूमना नहीं है, आपको चाहिए भाई अपनी टेबल, अपनी चेयर, मेरे लेक्चर्स, आपकी कोचिंग जो भी आपने ज्वाइन करी है, चाहे हम हमारी कोचिंग ज्वाइन करी हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विस, या जहां पर भी, या आपके जो भी मेंटर हैं उनसे आप कनेक्टेड हो, या नहीं भी हो किसी से, तो भी इंडिविजुअली सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ अपना टेबल, चेयर और अपने रिसोर्सेज चाहिए, बस वो है आज की डेट में आपके बेस्ट पार्टनर्स। तो वही चीज है। तो मेंटल हेल्थ और ये सब चीजें ये कॉमन मैन के लिए होती हैं, क्योंकि कॉमन मैन अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, साला बोल कैसे दिया उसने, बताता हूँ फूफा को तो मैं, साले की इतनी औकात कि बोल दिया कि शादी में खाना अच्छा नहीं बना है। तो होता है ये। तो ये दिस इज फॉर कॉमन पीपल। कॉमन पीपल यूज टू ओवर थिंक, यू गाइज आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, आने वाले समय के ऑफिसर हो, आप नहीं करते ये सब, आप एक्शन लेने पर काम करते हो। तो देखो यार, इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने ये बहुत सारी चीजें हाईलाइट करी है।
तो एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया कि पूरी मेंटल हेल्थ से ग्लोबल लेवल पर हर साल बिलियंस ऑफ वर्क डेज का लॉस होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से लोग काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनकी एफिशिएंसी कम होती है और एब्सेंटिज्म बढ़ता है। लोग छुट्टी ले लेते हैं ना यार। मैं लोगों की क्या बात बताऊं, देखो आई एम, जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एसडीएम, डीएसपी, इन ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए पढ़ाता हूं, राइट। और जब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं तो रियल लाइफ एग्जांपल कनेक्ट करके देता हूं, जिसमें आपको अपने आप को कम देखना है, कॉमन मैन को ज्यादा देखना है। पता है, जब इंसान कहीं पे डिस्टर्ब रहता है ना, लाइक इन 2022 आई गॉट वेरी डिस्टर्ब, मतलब इतना ज्यादा कि जिसकी कोई हद नहीं, नेक्स्ट लेवल वैरागी टाइप का बन गया था मैं, राइट। सो व्हाट हैपेंड, आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, बट अब ऑब्वियस सी बात है, आई टोल्ड यू कि मैं अगर अपनी बात कर रहा हूं तो आई ट्रेन आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, आप लोगों को, है ना, यू आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, मैं आप लोग को ट्रेन कर रहा हूं। तो आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। बट क्या था कि जितना मैं 100% फोकस दे पाता था उतना मैं नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ कुछ पर्टिकुलर घंटों के लिए बस आपको पढ़ाया, और उसके बाद मैं एक ऐसी दुनिया में चले जाता था, राइट, कि वो आप समझ समझ जाओ बस, मतलब कि अब कुछ चाहिए नहीं भाई। कुछ दोस्त भी ऐसे मिल गए, राइट, साथी जो बोलते हैं ना कि पीपल, तो बस गाने बज रहे हैं, बैठे हुए हैं, राइट, कुछ कुछ चीजें जो है वो चल रही है। तो वो वाली कहानी है। सो अब देखो, वो होता है हर एक इंसान की लाइफ में, होता है अब एक पर्टिकुलर फेज, जिस फेज में यू डोंट वांट एनीवन कि भागो यार, भागो यार सब लोग, है ना। तो व्हाट आई यूज टू डू दैट, आई यूज टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर फेज ऑल्सो, क्योंकि वो फेज मेरी लाइफ में नहीं आता, तब जाकर तो मैं ऊपर नहीं उठ पाता ना। अब मैं उसी फेज में अगर रहता तो यस आई एम डूइंग द मिस्टेक। बट हाँ, कुछ समय बोलते हैं ना, कोई इंसान अगर गलत राह पे चल रहा है, समझाने पे भी नहीं समझ रहा है, तो उसको चलने दो उस राह पे। वो खुद ना एक दिन रुकेगा, एनालाइज करेगा कि अरे यार ये मैंने क्या कर रहा हूं यार, और वापस फिर उठेगा, है ना। बट समझदार लोग जल्दी उठ जाते हैं, बेवकूफ लोग पूरे नुकसान करके बैठे रहते हैं वहीं पे। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस इज दैट कि ये जो इशू आज की डेट में चल रहा है ना दुनिया में, लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीजों का शिकार बन रहा है, ये खुद बुलाते हैं आफत अपने पास। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सिंपल सी चीज है भाई। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड के साथ जो है वो आपका झगड़ा हो गया, है ना, किसी मैटर को जो है वो लेकर, गलती आपकी नहीं थी, गलती आपके फ्रेंड की थी, है ना। बट दुख आपको होगा कि अरे यार मेरा यार वो तो 12-14 साल पुराना जो है वो दोस्त है, और आज देखो मुझे क्या बोल के चला गया। तो आप अंदर ही अंदर चीजों को सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, फिर आप डिप्रेशन, एंजाइटी में जो है वो जाते हो। मतलब कॉमन मैन, प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी? खुद उस व्यक्ति ने, कि सामने वाले को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी। दुनिया यही है बॉस, आज की दुनिया। लाइफ में कभी किसी को भी इंपॉर्टेंस मत देना, अगर दे भी रहे हो तो उसको पता लगने मत देना। क्योंकि जब सामने वाले को पता लगता है ना कि आपको रोटी की भूख है, तो सामने वाला देता नहीं है। जब उसको अगर पता है कि आपका पेट भरा हुआ है, तो वो दिल खोल के आपको खिलाएगा, दिल खोल के इनवाइट करेगा, बोलेगा अरे यार चल ये भी खाते हैं, अरे वो भी खाते हैं। सेम वही कि जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता ना, तो दुनिया मुंह मोड़ लेती है। जब पैसा होता है तो खुद आके बोलते हैं अरे यार हमें बताया होता, हम करते हैं ना मदद यार। मतलब फॉर एग्जाम्पल, और कभी भी मैं आपको भी बोलता हूं, कभी भी अगर किसी से पैसे मांगो ना, तो कम पैसे मत मांगना, उससे इज्जत का फालूदा हो जाता है। अब आप बोलो यार सामने वाले का ज्यादा पैसे देने का है ही नहीं, अपनी पर्सनालिटी राजा वाली बनाओ ना यार, स्ट्रांग पर्सनालिटी। और मांगने की कभी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। मांगो उन लोगों से जिनको आपको अपनी लाइफ से दूर करना, ही बात सत्य है जीवन का। तो डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों हो रही है लोगों को? लोग खुद खुद क्रिएट कर रहे हैं इस चीज को। मत करो ना क्रिएट भाई, भगा दो लोगों को अपनी जिंदगी से। तो अगर एक एम्प्लॉय हर महीने 15 दिन काम से नॉन प्रोडक्टिव हो जाए, तो सोचो उसके एम्प्लॉयर का इकोनॉमिक लॉस कितना ज्यादा होगा। इंडिया में भी एक ट्रेंड देखा गया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है,
जबकि सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में हल्की सी गिरावट आई है। इसका मतलब है लोग ट्रेडिशनल जॉब से दूर होके अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस और फ्रीलांसिंग पर ध्यान दे रहे हैं। देखा होगा आपने कि अरे यार हमने तो यार वो वहां पे इन्फोसिस पे जॉब करते थे, फिर हमने ये ठेला लगा लिया, यहाँ पे हम शॉर्मा बेच रहे हैं, है ना। हम पहले यहाँ जॉब करते थे, हमने चाय की दुकान खोल ली अपनी। क्यों? क्योंकि वो वर्क कल्चर उनको समझ में नहीं आ रहा। वो पैसा जो चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा, दूसरी टेंशन अलग। और तीसरा, हमें साला बॉस नहीं चाहिए हमारे ऊपर, हमें मैनेजर नहीं चाहिए जो बात बात पे उंगली करे, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये सब चीजें जो होती है वो कॉमन मैन माइंडसेट की रह होती है, जिसको ऐश ज्यादा करनी होती है, काम कम करना रहता है। मेरा कहने का मतलब सिंपल है भाई, यू गाइस आर ज्वाइनिंग ब्यूरोक्रेसी। तो भाई आप भी इंडिपेंडेंट तो होगे नहीं, आपके ऊपर कोई ना कोई ऑफिसर होगा हमेशा, जिसको आपको रिपोर्ट करना होगा। यस, हमेशा रहेगा, आपके रिटायरमेंट तक कोई ना कोई तो ऊपर सुपीरियर अधिकारी होगा ही होगा, जो आपको रेवो ऑर्डर पास करेगा, बिकॉज इलेक्टेड यू आर नॉट इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। यू गाइज आर, मतलब यू गाइज विल बी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ब्यूरोक्रेसी की लाइन में जाओगे, आपके ऊपर मंत्री मंत्री तो हमेशा रहेगा ही ना, भले आप कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट में जाओ चले गए, बट ऊपर बैठा तो पीएम है ना। अगर पीएमओ के अंदर अगर आप घुस गए, आपको मिल गया राइट मौका, मौका क्या उसके लिए तो यार, उस लेवल तक पहुंचने के लिए अगर आपकी उम्र 23-24 साल की है और उसमें अगर आपने आईएएस क्रैक कर दिया, यूपीएससी, तब रिटायरमेंट पे उस एज पे पहुंच सक मतलब उस पॉइंट पे पहुंच सकते हो। तो इसलिए अगर एज अभी कम है तो और दम लगा के तैयारी करो, टाइम वेस्ट मत करो फालतू की चीजों पे। चलो, ज्यादा बातें हो गई, अब आते हैं। ये टॉपिक ऐसा ही है कि बात करने वाली टॉपिक क्या करूं मैं, क्योंकि मैं इसलिए बात करता हूं कि आप मेंस में बिल्कुल रेडी रहें लिखने के लिए चीजें, आपका दिमाग खुले, सोचें। दिस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट थिंकिंग। तो वर्क प्लेस मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले क्या फैक्टर्स हैं? तो पहली चीज तो यार, अगर काम का माहौल पॉजिटिव और सपोर्टिव हो तो एम्प्लॉय ज्यादा प्रोडक्टिव होता है यार। कई बार बॉस उंगली करता है, अप्रिशिएट तो कर नहीं सकता, बेजबरन की बात पे जो है वो, अरे यार ये क्यों कर दिया, अरे यार वैसा क्यों कर दिया, अरे ये गलत है यार, पैसे काट लेंगे तुम्हारे। तो क्या लगता है कि सामने वाला जो काम कर रहा होता है ना, उसको मन करता है एक तो घुमा के दूं मैं इसको अपना जूता कि ले। और दूसरी चीज, पहली चीज तो ये दिमाग में आती है, एग्रेशन, है ना। अब एग्रेशन लीड्स टू डिप्रेशन, साइकोलॉजी। वाई? बिकॉज जूता तो मार नहीं पाएगा, क्योंकि जूता मार दिया तो फायर। तो डिप्रेशन की ये कर नहीं पा रहा हूं मैं। तीसरा, हाथ बंधे हुए हैं कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी मोटिवेशन तो दे नहीं रहा है ये। फिर इसमें क्या होता है, अनप्रोडक्टिविटी होती है, और ये एम्प्लॉयर के लिए गड़बड़ हो जाती है। फिर वो सोचता है कि भाड़ में जा, जितना तू बोलेगा सिर्फ उतना ही करूंगा, उससे ज्यादा करूंगा नहीं मैं, है ना। ये कॉमन मैन लोग की थिंकिंग होती है। एक हाई माइंडसेट वाला जो बंदा होता है ना, आपने देखा होगा, एक कंपनी के अंदर एक एक व्यक्ति है, उसको 1 करोड़ रुपए महीना भी मिलता है, और एक व्यक्ति है उसको 15,000 रुपये महीना भी मिलता है। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जिसको 1 करोड़ रुपए महीना जो है वो मिल रहा है, सिंपल सी चीज है कि वो कुछ ना कुछ अपना एक्स्ट्रा आउटपुट जो है वो दे रहा है। बिहेवियर उसके साथ भी उसके बॉस का यही होगा, है ना, जो सभी के साथ है। बट वो इस बिहेवियर पे मैटर नहीं कर रहा, उस वो अपने काम को और बेहतर करा के देता जा रहा है। क्योंकि आप काम अच्छा करोगे तो कंपनी आपसे डरेगी कहीं आप भाग ना जाओ, और उस डर के मारे कंपनी आपको एक अच्छा शेयर, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा पैसा देगी, अच्छी सैलरी देगी। तो ये चीज है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कलीग्स और मैनेजर्स मेंटल वेलबींग को 33% तक इंप्रूव कर सकते हैं। कई बार कॉर्पोरेट कल्चर में आपने देखा होगा, या इवन आपकी ब्यूरोक्रेसी में आप लोग जो है वो देखोगे, कि जब आपका एनवायरमेंट, आपकी टीम अच्छी होगी ना, तब आप अच्छा काम कर पाओगे खुशी खुशी। अब जैसे मैं 12th क्लास में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूंगा, घर वालों से पैसा नहीं मांगूंगा, 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद। तो मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया था, ई हेरिक्स। रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का मेरा स्केड्यूल था। मैं जब पहले दिन गया था ना ऑफिस में, मेरे को चक्कर आने लगे थे, मेरे को घुटन हो रही थी। रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे का शेड्यूल था। 12 बजे मैं बहाना मार के भग गया कि मैं नहीं आऊंगा। मैंने एक हफ्ते तक अपने दोस्तों को वो किया, कांटेक्ट सबका ले जाके इंटरव्यू दिलवाया। कुछ वही 3 4 5 दोस्त मेरे सर्कल में, तू भी चल भाई, खुद कमाएगा, ये करेगा, उनको मोटिवेट करके ले गया मैं अपने साथ।
अब क्या रहा, मुझे मेरा टाइप का माहौल मिल गया और मैं उस माहौल में ग्रो कर गया। फिर मतलब मुझे फर्स्ट मंथ बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला। वो व्यक्ति जो पहले दिन भग गया था, उसको बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिलता है। दूसरे मंथ बेस्ट मंथ ऑफ द एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा है सेम। और तीसरे महीने में से तो रात में 9 से सुबह रात में 9 से रात में 12 बजे तक मैं काम करता था, फिर बॉस के साथ बस स्टैंड जाता था। वहां पे खीर मिलती है बहुत बढ़िया हमारे यहाँ पे, वो खाने रात में 2 बजे 1 बजे। और वहीं शंकर का होटल था, उस वहां पर कई बार हम लोग खाना भी खाते बॉस के साथ। क्यों? क्योंकि बॉस को समझ में आ गया था कि यार ये लड़के में कुछ बात है। फिर बॉस ने बोला कि यार एक काम करो कमलाक्ष, तुम तो रात में 9 बजे मतलब स्टार्ट करो अपने काम को, और मैं तुम 3 लोगों की टीम बनाता हूँ। 3 लोग थे हम लोग, एक दीपिका मैम थी, एक प्रतीक मेरा दोस्त था, और एक और एक मैं था, और एक हमारे टीम लीडर थे अर्पित भाई। तो बोला इनने इनने हमारी एक टीम बना दी और बोला एक तरफ देखो, एक तरफ 60-70 लोग बैठे और इस तरफ हम लोग बैठे 3-4 लोग। मतलब 3 लोग काम करने वाले, 4 हमारा टीम लीडर था अरविंद भाई, मतलब वो सिर्फ वेरिफिकेशन करते थे। तो इनने हमें टास्क दिया था पर व्यक्ति को 10 सेल्स करनी है, यानी कि टोटल 30 सेल्स हमें करनी है। रात में 9 से सुबह 12 बजे तक हम 30 सेल्स करके लॉग आउट करके निकल जाते थे। ये पूरे 50 लोग बैठ के मतलब 40 सेल्स नहीं कर पाते थे, 50 सेल्स नहीं कर पाते थे टोटल। द रीजन बीइंग इज दैट आपका माहौल, मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं, आपका माहौल हेल्दी रहेगा, आप एक्टिवेटेड रहोगे ना, तो आप ये चीज पॉसिबल कर सकते हो। लोग शॉक्ड रहते थे, लोगों को मैं बताता भी था कि मैंने कहा भाई, क्योंकि कॉल सेंटर है भाई, लोगों को सामान खरीदने के लिए कन्विंस मत करो। लोगों से पूछो डू यू वांट इट और नॉट, इफ दे डोंट वांट इट लीव इट। जिसको जरूरत होगी उससे बात करो भाई। मैं अपना वो जरूरत वाले लीड वाले कॉल को मिस नहीं करता था। मैं सोचता था कि ये जितने भी फालतू कॉल है, जैसे उसने मना किया अपन आगे बढ़ गए, जैसे ही मना किया अपन आगे बढ़ गए। तो यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। यही चीजें तो होती है, इसी कारण ये मेंटल पीस मिल नहीं पाती लोगों को। बहुत ज्यादा काम का प्रेशर प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को किल कर सकता है। 55 से 60 घंटे पर वीक का काम स्ट्रेस और एंजाइटी को बढ़ाता है। देखो यार, ये तो कॉमन मैन के लिए है। मेरा तो मानना है कि अगर आप काम ज्यादा से ज्यादा करोगे ना तो आपको और सेटिस्फेक्शन मिलता है, बट यस, काम ज्यादा करने से आपको उसका आउटपुट भी मिलना चाहिए, है ना। अगर आप किसी कंपनी को ज्यादा काम दे रहे हो तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू गिव यू मोर इंसेंटिव्स। ठीक है। फिर इसके अलावा हाइब्रिड या इन ऑफिस सेटअप वाले एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ फुली रिमोट एम्प्लॉयज से 17% बेटर जो है वो होती है। अब मेरा फ्रेंड ही है, उसने अभी मुझे कल ही जो है बताया था कि क्वार्टरली जो है, यानी कि हर 4 महीने में उसको जो है वो 25 दिन वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिलती है उसके ऑफिस में। वडोदरा में वो रहता है। 25 डेज वर्क फ्रॉम होम। उसकी कंपनी का कल्चर मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा। मतलब उसकी कंपनी उसको बाहर भी भेजती, दुबई अभी पिछली बार मेरे ख्याल दुबई नहीं यार, वहां गया था, थाईलैंड गया था आई थिंक, नहीं सिंगापुर, सॉरी सिंगापुर गया था। उससे पहले दुबई गया था। उसकी कंपनी मस्त अरेंजमेंट कराती है, बढ़िया। क्यों? बिकॉज दे आर वर्किंग हार्ड। सभी को नहीं करवाती, कुछ लोगों को, स्पेशल लोगों को। तो मैंने कहा ना, रहो भी उनके साथ जो उस माइंडसेट वाले लोग हैं, कि जो उस कंपनी में स्पेशल हैं। जैसे आप अपनी फील्ड में बॉस हो, नहीं हो तो बनो, करो ना स्किल्स डेवलप, और रहो सेम माइंडसेट वाले लोगों के साथ, और हाई माइंडसेट, हाई। ठीक है। फिर इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना लोग अकेला और डिप्रेस फील करते हैं। ये कॉमन मैन के लिए, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। आप लोग अपने एक रूम के अंदर बैठकर भी मोटिवेटेड फील रहते हो, राइट? बिकॉज यू गाइज आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। प्राउड करो अपने ऊपर। तो बस यही चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इवन इस टॉपिक के अंदर भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड आई गया। जैसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है, उसको खाकर लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं। मैंने बोला ना, जो जैसा खाओगे वैसा होगा भैया दिमाग। ज्यादा कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा एंशियस और डिप्रेस रहते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और मूवमेंट स्ट्रेस को कम करता है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग भी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, कि सोशल मीडिया में देख रहे हो आप, अरे यार उसने साले ने यार BMW उठा ली, साला यहाँ मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है। सोचते हो ना, अरे यार दोस्त इतना अच्छा कर रहा है यार, यहाँ तो जॉब ही नहीं लगी है। तो ये टेंशन लेना ही नहीं है।
आप जिस जॉब की जो है वो तैयारी कर रहे हो, इट टेक्स टाइम यार। होता है कई बार आप पूरी मेहनत कर रहे हो। मैंने देखा लोगों को, मेरे रूम पार्टनर के एक फ्रेंड थे जो आज की डेट में डिविजनल कमिश्नर, उस समय थे यार डिविजनल कमिश्नर, 5 साल पहले, अभी तो उनका प्रमोशन अच्छा खासा हो गया होगा। उन्होंने जो है वो लगातार, उस समय मेरे ख्याल से शायद 4 अटेम्प्ट होते थे, नहीं यार 6 ही थे उनके भी शायद, क्योंकि मुझे जहां तक याद है 5 बार बंदा इंटरव्यू से गिरा है, सोचो आप। सॉरी, 3 बार बंदा जो है वो प्रीलिम से गिरा, फिर उठा, फिर एक बार मेन से गिरा, फिर उठा, फिर 5वीं बार इंटरव्यू से गिरा, फिर उठा, और 6ठी बार में उनका सिलेक्शन हुआ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर आपका रूटीन क्या था, तो उनने बोला कि भाई मैं शाम में 6 बजे बैठता था पढ़ने और सुबह 6 बजे उठता था टेबल से। और मजा ली कि मैंने एक भी दिन जो है वो छोड़ा ये अपने रूटीन को। तो द डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगी, बट यू हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट रूटीन, है ना। बट मैं ये नहीं कहता कि आपको, अब देखो उनने शाम में 6 से सुबह 6 बजे बोला, तो डजेंट मीन कि पूरा पढ़ना ही है। भाई 6 से 8 2 घंटे पढ़ा, फिर खाना वाना खाने के लिए 1 घंटा रुके होंगे ना। भाई हर एक इंसान का एक मेंटल वो होता है। डेली अगर आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। अब इकोनॉमिक इंपैक्ट, भाई अगर आप काम नहीं करोगे, डिप्रेस रहोगे, तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो और डिप्रेशन होगा, और दिमाग खराब होगा। तो पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से पूरे दुनिया भर में 12 बिलियन वर्क डे लॉस होते हैं। इंडिया में ये 7,000 रुपए पर एम्प्लॉय पर डे का इकोनॉमिक लॉस का कारण है। एम्प्लॉयज अगर मेंटली अनस्टेबल है तो उनका लीव लेना और जॉब चेंज करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। एक मेंटली हेल्थी व्यक्ति महीने में सिर्फ 2-3 दिन का लॉस जो है वो करता है, जबकि एक डिप्रेस्ड व्यक्ति 15 दिन काम नहीं करता। तो गाइस, मेंटल हेल्थ इशू से हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर भी प्रेशर बढ़ता है। तो स्ट्रेस और बर्नआउट से लोग रिस्क टेकिंग और क्रिएटिव काम करते हैं। इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है। समझ रहे हो। तो बस यही है, क्योंकि भाई वीक माइंडसेट वाला व्यक्ति जो है वो कहाँ से क्रिएटिविटी लगाएगा, कहाँ से रिस्क लेगा। वो सोचेगा जैसा चल रहा है चलने दो भाई, अपन को क्या करना। वैसे वीक माइंडसेट वाले लोगों को अपने आसपास घूमने ही मत दो, जो बार बार बोलते हैं कि अरे यार क्या होगा यार अपना, यार किस्मत खराब है। ऐसे लोगों को बिल्कुल घूमने मत देना अपने आसपास, ये आपको खा जाएंगे, याद रखना। तो बस यही है गाइस, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो इसको इंप्रूव करने के क्या रिकमेंडेशन है, तो देखो जो प्रॉब्लम होती है वही इसका सोल्यूशन है। वर्क प्लेस को बेहतर बनाओ, फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी लेकर आओ, ज्यादा वर्कलोड मत दो, लाइफस्टाइल बेटर करो, है ना, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना पीना खाओ, बस यही चीज है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। इसका मेंस में भी जो है, अच्छा एक एक चीज थोड़ी सी लिख लेना, ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये लिखो, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, राइट टू डिस्कनेक्ट पॉलिसी, दूसरा लिखो राइट टू डिस्कनेक्ट पॉलिसी, दूसरा लिखो राइट टू डिस्कनेक्ट पॉलिसी। ये कुछ कंट्रीज ने जो है वो इस प्रकार की पॉलिसीज भी जो है वो लेकर आई हैं। इन दोनों के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। यही इस टॉपिक से रिलेटेड है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक भी पहले कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ ध्यान से जो है वो सुनो। डिजिटल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन जो एक गेम चेंजर बना है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, आपको पता ही है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से यूपीआई, आधार, 5G, एआई और फिनटेक रेवोल्यूशन तक हर एक सेक्टर का डीप एनालिसिस हम लोग देखेंगे अभी, है ना। तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इनकी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 आई है। तो लिख लो भाई, साइड रिपोर्ट किसकी है, क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन की, मीटी ने जो स्टडी करी थी उसके आधार पर ये रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, तैयार जो है वो करी है, जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का एनालिसिस कर रही है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। ये लिख लेना पूरा। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है, यूएसए और चाइना के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट,
यूएसए और चाइना के बाद इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है, याद रखिएगा। और G20 नेशन में इंडिविजुअल यूजर डिजिटलाइजेशन के मामले में 12वें नंबर पर है। इंडिविजुअल यूजर डिजिटलाइजेशन मतलब कि आपकी कंट्री में कितने लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं, तो उसमें 12वें नंबर पर, लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का 2022-23 में जीडीपी में योगदान 11.74% था। 2029-30 तक एक्सपेक्टेड है 20% एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को पीछे छोड़ देगा। यानी कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा आ, इंडिया के अंदर डिजिटल इकोनॉमी बढ़ती हुई हम लोग को नजर आएगी। तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ से 2x ज्यादा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडिएटरी, स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, राइट, इन सब की 30% की ग्रोथ हम लोग को रहे वो देखने को रहे वो मिल रही है, राइट। तो ये चीजें हैं। 2029-30 तक डिजिटल इंडस्ट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी 1/5 इंडिया की जीडीपी का। चाहो तो लिख सकते हो मेंस में लिखने के लिए, बाकी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सुनो, कोर डिजिटल सेक्टर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिनका 7.83% कॉन्ट्रीब्यूशन है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें 2% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल सेक्टर की अगर बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, इसका 95% ट्रांजेक्शन डिजिटल है, तो लिखने की जरूरत नहीं आपको। रिटेल में भी ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स हम लोग को देखने को मिलता है। एजुकेशन में भी आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन आई गई, आप देख ही रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो इस लेक्चर के जरिए। हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक्स में भी एआई, मेटावर्स, डिजिटल टूल्स का उपयोग हो रहा है। तो हर जगह डिजिटलाइजेशन का उपयोग बहुत तेजी से हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है। स्टेट वाइज डिजिटल डिवाइड की बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं जहां पर डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से जो है वो उभर कर आ रहा है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में काफी कम एडॉप्शन है, वो भी धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे। राज्य जहां आईटी हब्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हैं, यानी कि जिन स्टेट्स में आईटी हब्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हैं वहां डिजिटल एडॉप्शन फास्ट है। रूरल और बैकवर्ड स्टेट्स को पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है। ठीक है। तो भारत नेट और रूरल इंटरनेट एक्सपेंशन की बात करें तो 2.14 लाख ग्राम पंचायत तक 6.92 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुकी है। वाईफाई हॉटस्पॉट भी इंस्टॉल जो है वो किए गए हैं। तो 5G रोल आउट के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ये इनिशिएटिव आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो बहुत बेसिक चीज है जिसके बारे में अक्सर हमने बात जो है वो करी हुई है। अब देखो 2014 से 2024 तक ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, काफी सारे लोगों के घर में जो है वाईफाई है ना। डेटा कॉस्ट 2024 में 268.97 पर जीबी से गिरकर 2024 में 8 रुपए या 9 रुपए पर जीबी हो गया है। डेटा कॉस्ट भी देखो कितना कम हो गया है कि नहीं। तो ये सब फायदे हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है। 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब की वजह से भारत का डिजिटल फ्यूचर और ज्यादा पावरफुल जो है वो होगा। यूपीआई के अंदर भी रेवोल्यूशन देखो कितनी तेजी से रहा है आज की, अभी पिछले कुछ दिनों में भी हमने यूपीआई के बारे में डिस्कस किया था। यूपीआई ने यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशियस तक एक्सपेंशन जो है वो कर दिया। कंट्रीज के नाम लिख लेना, लिखो। यूपीआई की कंट्री का एक्सपेंशन लिख लो आप। यूपीआई जो है वो कौन सी कंट्रीज में है, लिखो। इंडियन, हमारा जो यूपीआई है वो है यूएई, कॉमा, यूएई कॉमा, फ्रांस, कॉमा, सिंगापुर, कॉमा, नेपाल, कॉमा, मॉरिशियस, कॉमा, मॉरिशियस। इन सब कंट्रीज में हमारे यूपीआई जो है वो चल रहा है। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये भी डिजिटल रेवोल्यूशन से रिलेटेड ही टॉपिक है, सेम वही। इंडियन एआई मिशन, गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपए जो है वो इस चीज के लिए सैंक्शन किए हैं। तो इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन और इसके अचीवमेंट्स की बात हो रही है, सेम ही टॉपिक है, इसमें कुछ कुछ ज्यादा खास काम करनी है। आपको ऑलरेडी पता है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये सब आंकड़े वगैरह भी के लिए याद रखने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हो कि डिजिटलाइजेशन से कितना ज्यादा फायदा जो है वो हुआ है। देखो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में लॉन्च हुआ था, है ना।
इंडिया जो है 49% ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन 2023 में हुआ, बहुत ज्यादा है नहीं क्या, हम लोग ने काफी कुछ अचीव कर लिया। देखो जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा। श्रीलंका भी डाल देना, श्रीलंका भूटान भी डाल देना, पिछले उसमें टॉपिक में नहीं था। श्रीलंका भूटान जो है वो डाल देना। टेलीफोन का कनेक्शन जो है वो ग्रो होगा 2014 से 2024 में, कितने क्या ग्रो हुए, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो हुए। ह्यूज इंक्रीज लिख दो बस। इंटरनेट कनेक्शन भी एक्सपैंड हुए, तो आप सभी लोग जान रहे हो। देखो ये कॉस्ट जो मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, 8-9 रुपए, वो यहां पर लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में आ गया, सेम ही है दोनों आर्टिकल्स। भारत नेट प्रोजेक्ट 2011 का हम लोग को देखने को मिलता है, सभी ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट है। जिसको नहीं पता वो लिख लेना, भारत नेट प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। आधार जो है वो 2009 में जो है वो लॉन्च हुआ था, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा के साथ लिंक हो गया। आधार कार्ड जो इशू हो रहे हैं उसके नंबर भी काफी तेजी से जो है वो इंक्रीज हुए हैं। डिजी लॉकर, तो ये सब स्कीम के नाम लिख लो भाई। डिजी लॉकर 2015 में लॉन्च हुआ, इसकी डिटेल्स वगैरह थोड़ी बहुत है ना। डिजी लॉकर का आप भी उपयोग करते होगे। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस 2017 में लॉन्च हुआ, ये आएगा भाई, ये सब पूरी चीजें आएंगी तो पूरी चीजें लिखनी है ना। गवर्नमेंट सर्विसेज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उमंग स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022 में लॉन्च हुई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 की है। जैसे हम लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन का यूज करते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए है ये। भाषिनी डिजिटल सर्विसेज के लिए, लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी के लिए 2022 में लॉन्च हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल सर्विस जो है उसमें भाई लोगों को प्रॉब्लम होती है ना। जैसे मेरी नानी है, नानी को हिंदी ही आती है, लिखना पढ़ना दोनों, है ना, समझना, तो उनके मोबाइल में हिंदी चाहिए उनको। तो वही चीज की डिजिटलाइजेशन रीजनल लैंग्वेज में हो, तो सिर्फ हिंदी नहीं, हमारे यहाँ तो भाई बहुत लैंग्वेजेस हैं। एक जगह पे पढ़ा था कितनी 1600 लैंग्वेजेस है इंडिया के अंदर। तो मेजर लैंग्वेजेस जो है उसमें वो करें हम लोग। इंडिया एआई मिशन वेरी इंपॉर्टेंट, आज पढ़ेंगे आप इस मिशन के बारे में डिटेल में। पढ़ना क्या है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने से रिलेटेड मिशन है ये। देखो इंडिया एआई मिशन का कंपोनेंट यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। एआई टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन में इंटीग्रेट करना है। 500 करोड़ रुपए इस चीज के लिए जो है वो इन्होंने एलोकेट जो है वो किए हैं। स्पेशलाइज्ड एआई सेंटर एग्रीकल्चर हेल्थ सस्टेनेबल सिटीज में डेवलप किए जा रहे हैं, हब बनाया जा रहा है एआई में। अपस्किलिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लोगों को एआई से रिलेटेड स्किल्स डेवलप करो। और कर भी रहे हैं भाई लोग, जो समझदार लोग हैं वो इस फील्ड में काफी आगे, काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे पाइथन हुआ, राइट, ये सब लैंग्वेजेस जो है वो सीख रहे हैं आज की डेट में समझदार लोग। आपके उसमें घर में अगर कोई बच्चा है तो उसको बताओ कि भाई इन सब चीजों में वो करें, दाखिला लें, हेल्थ केयर सेक्टर में दाखिला लें। अब ये टॉपिक भी अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, बट लिख लो जिन लोगों ने नहीं लिखा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये टाइटल जो है वो डाल दो। तो ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बिग कैट जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, इनका है। तो ये चीज ध्यान में रखना, बिग कैट्स में कौन सी कैट्स आती हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जाता है। तो ये लिख लो भाई, बिग कैट्स के अंदर इनकी पूरी डिटेल्स है। टाइगर, ये पूरी डिटेल लिखेंगे आप। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है, सीआईटीईएस के अपेंडिक्स 1 में आती है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। ऐसी लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता, तो 7 बिग कैट्स टोटल है। इन सातों की पूरी की डिटेल्स आप लिखेंगे, ठीक है, इन पूरे की डिटेल्स आप लिखोगे। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में है, सीआईटीईएस की कौन सी में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है। तो ये 7 बिग कैट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती हैं। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम से जन्म में आ रहा है, बिग कैट के कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये अलायंस बना हुआ है। तो ये अलायंस ऑफिशियली 23 जनवरी 2025 को इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर भारत में होगा। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। हालांकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बहुत पुराना है, बट अब ये ऑफिशियली एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। पहले सिर्फ पेपर पर था, पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं था, बट अब ये इंटरनेशनल लीगल कंपनी बन गया, लीगल एंटिटी बन गया है 23 जनवरी 2025 को। और इससे रिलेटेड 90% से ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आएगा, और इसका हेडक्वार्टर अब इंडिया में है।
ठीक है, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज इससे रिलेटेड ध्यान में रखनी है। स्पेशली मैंने आपको इसलिए पहले बताया कि जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते हैं वो मैंने पहले दे दिया कि उससे उसके सात बिग कैट से रिलेटेड नोट्स पहले बना लो, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव, मेंबरशिप, सिग्निफिकेंस, इंपैक्ट, इन पूरी चीज के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2023 में पहली चीज तो लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी के दौरान इसको, ये लिखना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अभी का नहीं है, पुराना है, 2023 में ही लॉन्च कर दिया था हमने। और कब किया था? जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी थी। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी 1973 प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं ना हम लोग। और इसको जो है वो बताया ये जा रहा है कि 2024 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के माध्यम से स्टैब्लिश किया गया। तो ये पूरी चीज आप मेंशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री है, वो पूरी चीज पता होनी चाहिए। अब मिनिस्ट्री तो याद रखने की जरूरत नहीं भाई, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ही तो होगी। अब सुनो, अब इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। असेंबली ऑफ मेंबर्स, जिसमें सारे मेंबर्स देश शामिल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी होती है जो पॉलिसी और रेगुलेशन डिजाइन करती है। और सेक्रेटेरिएट होता है जो इंप्लीमेंटेशन करने का काम करता है। तो ये फैक्ट जो है वो आप ध्यान में जो है वो रखेंगे। सेवन बिग कैट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट इसके अंदर एक असेंबली होगी जहां पर लोग आकर बैठेंगे, बैठक होगी। एक स्टैंडिंग कमेटी होगी, कमेटी मतलब आप समझ गए, जो एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो देगी, पॉलिसी इसको डिजाइन करेगी। और फिर एक सेक्रेटेरिएट हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा जो इंप्लीमेंट करेगा पूरे काम को। तो तीन लेवल पर जो है वो इसके डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। सिंपल शब्दों में ये ध्यान में रखो। इसका मेजर काम आपको ऑलरेडी जो है पता ही है कि सात प्रमुख बिग कैट जो है उनको प्रोटेक्ट करना। और इसकी मेंबरशिप ओपन है उन सभी यूएन मेंबर कंट्रीज के लिए, सभी यानी कि जितने भी, जिसको भी इसका मेंबर बनना है, अगर वो यूएन का मेंबर है तो वो इसके मेंबर जो है वो बन जाएगा, है ना। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिग कैट्स बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। आपको ऑलरेडी पता है उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है ना। हैबिटेट की प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी समस्या है, लोग शिकार कर रहे हैं, है ना, इलीगल पोचिंग हो रही है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट इनके ऊपर हो रहा है। तो इनको बचाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अब एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर डेवलप हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है ये, जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब इंडिया के दूसरे प्रयास जो है वो, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है हमारा, काफी मैं सिर्फ लिख लो ये, एशियाटिक लायन इंट्रोडक्शन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2004 का। देखो, इस्टेब्लिश किया जाए एशियाटिक लायन का घर गुजरात के गिर फॉरेस्ट के बाहर भी, यानी कि दूसरी जगह भी उनको इस्टेब्लिश किया जाए। तो लायंस को जो है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस करने का प्रोग्राम था। फिर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, सिर्फ प्रोजेक्ट्स के नाम लिखो कि इंडिया की ये सब इनिशिएटिव है प्रजातियों को बचाने के लिए। ऐसे ही प्रोजेक्ट चीता हम लोग को देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्टैब्लिश है, तो इंडिया, है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सी बिग कैट्स हैं। तो अब आपने अभी देख लिया, सुन लिया। अब वीडियो को पॉज करो, अभी बिना बिना देखे, बिना नोट्स को देखे कमेंट बॉक्स पे लिख दो सेवन बिग कैट्स के क्या नाम है। अभी आपने पढ़ तो लिया ना बिग कैट्स, देखते कौन कितने कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को सुन रहा है। तो सेवन बिग कैट्स के नाम फटाफट लिख डालो। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। आर्टिकल 345, आर्टिकल 347, आर्टिकल 351, इसकी अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट। अगर आपने क्लासेस ले रखी है और पॉलिटी वहां पर क्लासेस में कंप्लीट हो गया और इसकी अगर आपको जानकारी नहीं है, तो जिससे क्लास ली उसको जान खाओ कि भाई ये क्यों नहीं पढ़ाया हमें, है। और अगर हमें ज्वाइन किया है अभी अभी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पॉलिटी के अंदर ये भी चीज कवर्ड होगी। और हमें ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही जल जीवन मिशन, इस टॉपिक को भी मैं पहले कवर करा चुका हूं। ट्राई करना है इन दो क्वेश्चन का आंसर देने की और कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखने की। और ऐसे ही ये भी जल जीवन मिशन से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है। ट्राई करिए इसका आंसर जो है बनाने की 120 वर्ड में। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारे कोर्सेज काफ़ी सारे अवेलेबल हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, ये ज्ञान सर हैं, इनके स्पेशल कोर्सेज हैं, इनके गाइडेंस के अंदर पूरे प्रॉपर।
इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए मैं साइन ऑफ करता हूँ। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। जय हिंद।